नमस्कार दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है और मैं उम्मीद करता हूं आप सभी की पढ़ाई काफी अच्छे चल रही होगी। अगर आप आईपी मैट एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसा स्ट्रैटेजी जिसे यूज करके आप आईपी मैट इंदौर, रोहतक और जिपमैट ये तीनों एग्जामिनेशन क्लियर कर सकते हो आगे आने वाले 6 to 8 मंथ में। आप ये कहोगे सर ये वीडियो हमारे लिए इतने खास क्यों होने वाला है? क्योंकि ये वीडियो इसीलिए खास है, जो स्ट्रेटजी मैंने यहां पर बनाई है वो बनाई है ऑन द बेसिस ऑफ वेटेज ऑफ द टॉपिक्स। जिसका वेटेज ज्यादा होगा उसी से आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए, और मोटा मोटा वीडियो भी इसी के ऊपर मैंने यहां पर बनाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बार अगर आप हमारे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और उसके साथ ही अगर आपको अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं। ऑलरेडी ग्रुप हमारा फुल हो चुका है, तो हमने सेकंड ग्रुप यहां पर बनाया है, और इस ग्रुप के अंदर कुछ स्टूडेंट्स आईबीएम प्रोग्राम के हैं जो ऑलरेडी आईएम्स में एडमिशन लेके अपना प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं, तो वो भी आपको मीनवाइल गाइड करेंगे। और हम जितने भी एजुकेटर्स हैं उस सभी के सभी एजुकेटर्स यहां पर आपको मिलेंगे, ताकि जो भी डाउट आपको आता है रिगार्डिंग योर एग्जामिनेशन, चाहे कुछ का क्वेश्चन समझ भी नहीं आ रहा है, डायरेक्टली आप पोस्ट कर दीजिए, वहां पर हम उसको रिप्लाई करेंगे विद सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहला सवाल यह है, अगर आप आईपी मैट के लिए स्टार्ट कर चुके हो तो क्या आपको क्लैरिटी है क्या उस एग्जाम को लेकर? क्लैरिटी का मतलब यह है कि अगर आपके सामने एक ऑप्शन ऐसा है कि जो मैं एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद अगले 5 साल एक आईआईएम के अंदर निकालने वाला हूं, और 5 साल के बाद मेरा एक सर्टेन अमाउंट ऑफ जो है सैलरी मुझे मिलने वाली है, और ये मेरा मोटा मोटा गोल है। क्या आप इस क्लैरिटी के साथ अभी अगर करंटली हो तो ये वीडियो तभी देखना, क्योंकि होता ऐसा है, ऐसे ही सामने आगे करके मैंने देख लिया और मैंने ऐसे ही एज अ ऑप्शन करके आईपी मैट को स्टार्ट किया है, कोई उसके लिए इंपॉर्टेंस नहीं होता है। क्योंकि क्लैरिटी होना किसी भी चीज को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लाइफ में, क्योंकि वो एक क्लैरिटी आपको बताता है कि आपको आगे आने वाले जो भी महीने होते हैं, जो भी टाइम होता है, उसे कैसे बिताना है करके। यानी कि मोटा मोटा मुझे ये कहना है, आपके सराउंडिंग में जो भी होगा उसे बनाइए आईपी मैट। इसका मतलब क्या है? यानी कि आप सुबह जब उठ रहे हो, जब दोपहर में पढ़ाई कर रहे हो, जब शाम को सोने जा रहे हो, तो आपके मन में केवल एक ही होना चाहिए कि मुझे आईपी मैट निकालना है, आईपी मैट निकालना है। ये होती है क्लैरिटी। आप जब उसी के बारे में सोचना स्टार्ट करते हो ना, तभी जाके आपकी साइकोलॉजी वैसे बिल्ट होती है, तभी जाके क्वेश्चंस बनने स्टार्ट होते हैं। वो मोटिवेशन रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों ये जो समय होने वाला है, जैसे अगर मैं बात करूं अक्टूबर मंथ की, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उसके बाद है जनवरी, फरवरी, मार्च, उसके बाद है अप्रैल, हमारे पास मोटा मोटा 7 मंथ्स का टाइम है, और मई के एंडिंग में एग्जाम होने वाला है। तो 7 मंथ्स तक आपकी जो एक मोटिवेशन है वो आज से लेके वहां एंड तक रखना बहुत जरूरी है। ऐसा होता है बीच बीच में कभी कभी ऐसा आपके सामने एक टाइम आएगा जहां पर आपके मॉक्स के अंदर स्कोर नहीं आते होंगे, या कोई सिलेबस आपने ऑलरेडी पढ़ा है फिर भी उसके क्वेश्चंस नहीं बन रहे, कोई टॉपिक आपको बहुत ही टफ जा रहा है, उसके कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, ऐसे फेजेस आएंगे। तो उस टाइम पे आपने जो क्लैरिटी रखी थी आज के डेट पे, जो मुझे एग्जाम क्रैक करना है, क्योंकि हमेशा आप ये मत सोचो कि कैसा प्रोसेस होगा, आप ये सोचो कि प्रोसेस के बाद अगर मैं इसको जीत जाता हूं तो मेरे सामने जो मंजिल होगी वो कितनी अच्छी होगी करके, इसके बारे में आपको सोचना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहली चीज आपको दिमाग में ये रखनी है कि क्या मुझे अगर आईपी मैट एग्जाम देना है तो क्या सच में उसको लेकर मैं क्लियर हूं या नहीं हूं करके। अगर क्लियर हो देन चलो स्टार्ट करते हैं। सेकेंड है ट्रस्ट द प्रोसेस। होता ऐसा है ना कि बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं कि मैं एक दिन के अंदर अंदर जो है मॉक्स का स्कोर 200 पार कर लूंगा। दोस्तों ऐसा नहीं होता है। 220, 240 लेकर आने के लिए आपको एक टाइम तक मेहनत करना होता है, उस प्रोसेस के अंदर अपने आप को लेकर जाना होता है। सबसे पहले आपने चैप्टर को पढ़ाई किया, उसके बाद आपने उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, उसके बाद दोबारा आपने रिवीजन लगाया, उसके कुछ शॉर्ट्स नोट्स बनाए, तब जाके आपके मॉक्स के अंदर क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये प्रोसेस को ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है। और मेन चीज सबसे पहली जो आपको याद रखनी है वो ये है कि सर कोई भी शॉर्टकट नहीं होता सक्सेस को लेकर। अगर आप ये सोचते हो कि मुझे बस 1 महीने पढ़ने के बाद आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। देखो दोस्तों, बहुत कम सीट्स होते हैं आईएम में। अभी करंटली 7 आईएम्स जो है यहां पर अपना आईपीएम प्रोग्राम स्टार्ट कर चुके हैं, तो मतलब मोटा मोटा 800 सीट्स आपके पास होने वाला है, और उस 800 सीट्स के लिए लगभग 50,000 बच्चे जो है वहां पर कॉम्पीट करने वाला है। तो आप ये सोचिए वो 50,000 में से 800 बच्चों को आपको जाके वहां एडमिशन मिलने वाला है उन टॉप 7 आईएम्स के अंदर। है 7 ही, तो 800 सीट्स के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। उसके लिए केवल और केवल एक ही चीज है, वो है हार्डवर्क, और उसके साथ थोड़ा सा जुड़ जाता है आपका स्मार्ट वर्क। ये दोनों चीज अगर आप एक साथ करते हो तभी जाके आपको अच्छा सक्सेस मिल जाता है। तो क्या ये तीनों पॉइंटर क्लियर है? सबसे पहली चीज आपको क्लियर होना चाहिए जो आपको एग्जाम देना है।
आपको प्रोसेस को जो है यहां पर ट्रस्ट करना है कि हाँ ऐसा प्रोसेस होता है, पहले हमें सीखना है, उसके बाद हमें प्रैक्टिस करना है, उसके बाद हमें स्पीड लानी है, उसके साथ ही हमें एक्यूरेसी को भी मेंटेन करना है एंड देन जाके मुझे उसको मौके परफॉर्म करना है। तो ये प्रोसेस को ट्रस्ट करना होगा एंड देयर इज नो शॉर्टकट टू योर सक्सेस। तो ये 3 चीज सबसे पहले अपने दिमाग में सेट कर लो, उसके बाद ही इस वीडियो को आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। देखो दोस्तों, पहली चीज आपके सामने इसका स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीनशॉट लेकर आप आपके कहीं पर भी पढ़ाई जहां करने वाले हो उसको वहां पर आप पेस्ट कर दो, क्योंकि यहां पर जितने भी 7 IIMs है उनके मैंने नाम लिखे हैं। देखो, सबसे पहला है IIM इंदौर, अमृतसर है, शिलोंग है, रांची है, जम्मू है, बोध गया है और उसके बाद है लास्ट में यहां पर रोहतक। अगर आप देखोगे तो आपके सामने मोटा मोटा 3 एग्जाम्स होते हैं। एक होता है आईपी मैट इंदौर, जिसके यहां पर आपको आईपी मैट इंदौर के द्वारा इंदौर में एडमिशन मिलेगा आईएम, उसके साथ अमृतसर में मिलेगा, उसके अलावा शिलोंग में मिलेगा, उसके साथ ही आपको मिलेगा आईएम रांची के अंदर। और नेक्स्ट है आपको जिपमैट देने के बाद जम्मू एंड बोध गया, ये 2 कॉलेज के अंदर आपको एडमिशन मिलता है और साथ में आईपी मैट रोहतक देने के बाद आपको रोहतक में एडमिशन मिलता है। इसे सबसे पहले लिख लो। ये सारे आपके नंबर ऑफ सीट्स है, मतलब मोटा मोटा 800 के आसपास आपके सीट्स होने वाले हैं। और नेक्स्ट ये है आपका मोटिवेशन, जो कि है यहाँ का एवरेज पैकेज और नेक्स्ट है यहाँ का हाईएस्ट पैकेज। तो ये नंबर आज के डेट के हैं। आज यहां से 5 साल के बाद आप जब एमबीए करके बाहर निकलोगे, कहीं ना कहीं इसमें 8-10 लाख का जो है वो इंक्रीमेंट जरूर हो जाएगा। तो ये आज के डेट है, आप थोड़ी अभी आपको प्लेसमेंट मिलने वाला है, वो तो 5 साल के बाद मिलेगा ना। अगर आप मान लो 26-27 में एडमिशन लेते हो तो यहां से 5 साल तक कॉलेज के अंदर ग्रोथ होगा, प्लेसमेंट्स जो भी वो भी बढ़ जाएंगी। तो वहां जाकर आपको एक मोटा मोटा मैं कहना चाहूंगा कि एटलीस्ट जो है आपके 25 से लेके 30 लाख के आसपास जॉब लगेगी अगर आप इन कोई भी आईएम से एडमिशन लेते हो। तो ये आपके सबसे बड़ा मोटिवेशन होना चाहिए। इसको आप सामने रख लो। जो भी आपका ड्रीम आईएम है उसके सामने आपको लगाना है कि हाँ, डेली मुझे देखना है, आईएम इंदौर जाना है, आईएम रोहतक जाना है, आईपी मैट इंदौर देना है, आईपी मैट रोहतक देना है। मैं कहना ये चाहता हूं आपका सराउंडिंग ऐसा बनाओ कि हाँ मुझे एग्जाम देना है करके। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, आगे देखो दोस्तों, सबसे मेन चीज, कुछ आपके प्री रिक्विजिट होने बहुत जरूरी है इस एग्जाम को स्टार्ट करने से पहले। इसका मतलब क्या है सर? देखो, आप सभी ने 9-10th पढ़ा होगा। अब कुछ बच्चे यहां पर सीबीएसई बैकग्राउंड से होंगे, कुछ बच्चे स्टेट बोर्ड से होंगे। कुछ कुछ सिलेबस जो है उन्होंने ऑलरेडी पढ़ा होगा 9-10th क्लास में और कुछ बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा। और 10th के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो अलग अलग स्ट्रीम में जाते हैं। जैसे कोई कॉमर्स में एडमिशन ले रहा है, कोई आर्ट्स में ले रहा है और कोई यहाँ पर साइंस में ले रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ स्टूडेंट्स का मैथ्स का बैकग्राउंड थोड़ा सा छूट जाता है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, एक बार एटलीस्ट आपको 15 डेज के अंदर अंदर ये जो टारगेट आपको बताने वाला हूं मैं अभी, इसे खत्म करना है। कहां से? 9th एंड 10th का फाउंडेशन जो मैथ्स का है सीबीएसई का, उससे आपको एक बार करना है। वो कौन सा है सर? देखो, सबसे पहली चीज आपको जो याद रखनी है वो है नंबर्स एंड उसके ऑपरेशंस। वो क्या होते हैं? इंटीजर्स क्या है, फ्रैक्शंस क्या होते हैं, डेसिमल्स क्या होते हैं, उसके बाद आपको फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट करना है डेसिमल के अंदर, ओडोमस का रूल क्या होता है, फैक्टर्स क्या होते हैं और एलसीएम एचसीएफ कैसे निकाला जाता है किसी भी नंबर का। तो ये बेसिक फाउंडेशन आपको होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी का आगे जाके एप्लीकेशन यूज होने वाला है। इसी के ऊपर आपको हायर क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस करने को दिखने वाले हैं। तो इसीलिए ये प्री रिक्विजिट बहुत इंपॉर्टेंट है आईपी मैट का प्रिपरेशन आप स्टार्ट करना चाहते हो तो। क्लियर है? आगे देखो, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है अलजेब्रिक बेसिक। अलजेब्रा और अर्थमेटिक, ये 2 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और उसके साथ तीसरा इंपॉर्टेंट है वो है आपका ज्योमेट्री। तो इसीलिए अलजेब्रा के अंदर आपको लीनियर इक्वेशन, आपको एक्स की वैल्यू कैसे निकाली जा सकती है, मान लीजिए 2 70 इक्वेशन दिए है, उसका आपको वैल्यू निकालना आना चाहिए। ये बेसिक जो है एक बार आपको 15 डेज के अंदर। अब देखो दोस्तों, होता क्या है, अब आप हो चुके हो 10th क्लास पास। आप जब देखोगे ना पिछला वाला सिलेबस, आपको लगता है ये तो बहुत इजी है। जिस सिलेबस को आप पूरे साल तक पढ़ रहे थे उसे आप 10 दिन में रिवाइज कर सकते हो। ये होता है हमारी आईक्यू जब बढ़ जाती है तब। आप जो ग्रेजुएट हो जाओगे आपको लगेगा 12th तो बहुत ही ईजी था, उस समय मैं कर नहीं पाया। ये चीज आपके दिमाग में आती है ना। तो इसीलिए क्या है, 15 डेज मोर देन सफिशिएंट है इन सभी चीजों को एक बार रिवाइज करने के लिए। तो क्या करना है, देखो अलजेब्रा के अंदर लीनियर इक्वेशन, बेसिक ऑफ फैक्टराइजेशन, उसके साथ सिंपल आइडेंटिटीज, उसके अलावा जो भी आपको चैप्टर्स दिखते हैं अलजेब्रा के, उनको सभी को एक बार क्या है रिवाइज करना है, उनके रूल्स को पढ़ना है और जो जो इंपॉर्टेंट लग रहा है एक अलग से नोटबुक बनाओ। ये सारे के सारे नोटबुक जो आपको काम कब आएंगे, आप जब कोई चैप्टर भूल जाते हो या आगे जाके रिविजन करना है, तब जाके ये सारे नोट्स आपके बहुत काम आने वाला है। नेक्स्ट है अर्थमेटिक का बेस कैसे बनाना है, क्योंकि ये चैप्टर, ये जो पूरा पार्ट है क्वांट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ऑलमोस्ट जो मैं कहना चाहूंगा कि मोटा मोटा इसके ऊपर आपके 7 to 8 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपके तीनों एग्जामिनेशन के अंदर। परसेंटेजेस, रेशो, उसके साथ एवरेजेस, टाइम स्पीड डिस्टेंस, इसके साथ आप एक और जोड़ लो टाइम एंड वर्क। सॉरी, ये चीजें आपको क्या करनी है, अच्छे से एक बार रिवाइज करना है।
इससे क्या होगा? इससे कुछ नहीं होगा, बेसिकली आपको एक फाउंडेशन बिल्ट होगा और बेसिक के पीछे आपको टाइम देने की जरूरत नहीं है। जो चीजें ऑलरेडी आपको आती है उसको थोड़ा सा अगर आप ब्रशअप करते हो तो आपके लिए वो चीज बहुत ईजी बन जाएगी और इसमें अलग से आपको 10-15 दिन क्लास देख के उसके ऊपर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जो चीज अगर आप कर सकते हो विद इन 15 डेज आप उसे खुद करिए। जो पार्ट आपके लिए खुद के लिए बना है उसको खुद को ही करना चाहिए। क्लियर है? आगे देखो, नेक्स्ट है ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स। अब देखो, जो भी फॉर्मूलाज होते हैं उसके साथ ही जो प्रॉपर्टीज होते हैं, जो भी उसके थ्योरम्स होते हैं, उनको एक बार आपने अच्छे से रिवाइज कर लिया। जैसे कि लाइंस हो गया, एंगल्स हो गया, ट्रायंगल्स हो गया, एरिया हो गया, पेरीमीटर जो भी निकालना था, हर एक जो भी वहां पे सिलेंडर है, जितने भी बेसिक्स है उन सभी का आपको एक बार क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो ये आपको करना है कहां से? 9th एंड 12th क्लास के आपके एनसीईआरटी बुक से। ठीक है, नेक्स्ट देखो आगे क्या है। नेक्स्ट ये है इंग्लिश एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप कोई भी एग्जामिनेशन टारगेट करोगे उसमें आपका इंग्लिश कंपलसरी आने वाला है तीनों एग्जाम में। क्लियर है? ठीक है, इसमें क्या करना है, देखो बहुत सारे बच्चों को एक मुझे मैसेजेस आते हैं कि सर मुझे रीडिंग की हैबिट ही नहीं बनती है। देखो दोस्तों, रीडिंग की हैबिट तब बनेगी आप कब जो उसका एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ोगे। होता क्या है, आपके सामने मैंने एक फाइनेंस का टॉपिक दे दिया जिसके बारे में कुछ नहीं पता है। फाइनेंस के अंदर बहुत अलग अलग टर्म्स होते हैं जिसके बारे को नॉलेज नहीं है। वो चीज कैसे पढ़ोगे? ऑब्वियसली बात है, इंटरेस्ट नहीं आएगा। अगर एक कुछ ऐसा भी चीज होता है द हिंदू में, आप जो आज करंट डेट को मान लो अपनी न्यूज पढ़ना स्टार्ट कर दिया, उसके पहले कुछ उसका न्यूज ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल था, उसका बेस कोई और पेपर के अंदर कवर किया था कोई और डेट में, आप डायरेक्टली उसका मिडिल पार्ट पढ़ रहे हो, तो कैसे आपको समझ में आएगा? आप कोई मूवी भी देख लो, मूवी आपको डायरेक्टली जो है स्टार्टिंग से देखने के बाद ही समझ में आती है। अगर आप बीच में स्टार्ट करोगे तो कोई मूवी आपको समझ में नहीं आएगी। तो सेम चीज है दोस्तों, सबसे पहली चीज आपको बनानी क्या है, वो है हैबिट। अब देखो दोस्तों, एक चीज होता है कि सर हमसे होता ही नहीं, हम कैसे करेंगे? देखो दोस्तों, अगर मैं ये कहता हूं कि अगर आपको डेली 30 मिनट रीडिंग करने के बाद अगर आपको आईएम में एडमिशन मिलता है, अगर मैंने आपको ये चीज सेट करी है, तो वो चीज करने में क्या बुराई है? भले वो आपके इंटरेस्ट में हो या इंटरेस्ट में ना हो। ऐसे आपने एक दंगल की मूवी देखी होगी। दंगल के मूवी के अंदर देखो आप, जो आमिर खान होता है, उन अपने तीनों बच्चों को वो वहां पे नॉनवेज खिलाता है। उसकी वाइफ क्या कहती है, उन बच्चों की माँ क्या कहती है, मेरे घर में नॉनवेज नहीं बनेगा, आपको बाहर बनाना पड़ेगा। बट उसने क्या समझा कि मेरी छुरियों को अगर प्रोटीन की जरूरत है तो प्रोटीन जल्दी और अच्छे मात्रा में सस्ते में कहाँ कवर होता है? वो कवर होता है चिकन या नॉनवेज खाने के बाद। तो उसने वो चीज उनको बता दी कि अगर आपको मैच जीतना है तो आपको नॉनवेज खाना पड़ेगा। वैसे ही आप अपने दिमाग में एक चीज सेट कर लो दोस्तों, अगर आप डेली 30 मिनट्स रीड करने के बाद अगर आपको एक जाके आईएम में एडमिशन मिलने वाला है तो क्यों नहीं करना है? हैबिट भले वो बने, भले आपके इंटरेस्ट में हो या ना हो, करना है तो करना है, बात खत्म। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, आई बात समझ में? बहुत सारे एग्जाम्पल आपको ऐसे दिखेंगे तो उसको आप अडेप्ट कर लीजिए। तो पहली चीज इंग्लिश में क्या करनी है, आपको थोड़ा ग्रामर के बेसिक्स पढ़ने होंगे। वो कौन से? पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड टेंसेस। यहां से ही पूरा आपका ग्रामर जो है वो बना हुआ, इंग्लिश पूरा का पूरा यहीं से बना है, इसका पूरा बेस है। ये आप कहां से करें, आगे मैंने किसका सोर्स दिया है, कहां से आपको पढ़ना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। उसके साथ ही वोकैबुलरी बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है वोकैबुलरी, क्योंकि आप जब फिलिंग द ब्लैंक्स का क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करोगे वहां पर आपको वोकैबुलरी का मीनिंग पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको वोकैबुलरी पता ही नहीं है तो आप कैसे वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे दोस्तों? तो डेली क्या करना है आपको, एटलीस्ट मैंने यहां पर एग्जांपल दिया है 10 to 15 नए वर्ड्स आपको सीखने हैं। अब ये वर्ड्स कहां से सीखने हैं? ये वर्ड्स होंगे आपके कोई भी आर्टिकल जो आप पढ़ रहे हो, जैसे कि द हिंदू पढ़ रहे हो, इंडियन एक्सप्रेस आप पढ़ रहे हो, या मिंट का कोई भी न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हो, तो वहां जो भी ऐसा एक इंटरेस्टिंग सा वर्ड लगता है तो उसको आप लिख लो, या तो उसको याद कर लो, या तो फोन के अंदर सीधा उसको स्क्रीनशॉट मार के रखो, ताकि अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है बाद में रिवाइज करके उसको आप याद कर सकते हो। बट आपको डेली का टारगेट क्या है? 30 मिनट्स रीडिंग करना है, उसके साथ हमें 10 से 15 नए वोकैब के वर्ड जो है वो लर्न करने हैं। ये आपका स्टार्टिंग का फाउंडेशन होना चाहिए। आगे देखो, इडम्स हो गया, फ्रेजल वर्ब्स हो गए, रूट्स एंड एनालॉजीज को पढ़ना है। अब मेन चीज यहां पर आपको बनानी रीडिंग की हैबिट। डेली रीड करो, जैसे कि द हिंदू पढ़ सकते हो, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो, मिंट पढ़ लो, और उसके साथ अगर आपको कोई फेवरेट मैगजीन है जिसके अंदर स्पोर्ट्स का आर्टिकल आ रहा है, या तो ऐसा भी होता है ना कि न्यूज़पेपर के अंदर बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं जो आपको इंटरेस्टिंग लगता है, उसे पढ़ो ताकि आपका एक इंटरेस्ट जनरेट हो जाए। तो ये आपको करने हैं क्वांट एंड उसके साथ इंग्लिश के लिए प्री रिक्विजिट चीजें। अब लॉजिकल रीजनिंग में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग वो डायरेक्टली क्या है, आपके आईक्यू पे डिपेंड होता है, तो वो उसके लिए कोई जरूरत नहीं है। जब आप क्लास देखोगे तो आराम से समझ में आएगा। तो ये दो चीजें कर लो स्टार्टिंग में। आपके सामने है पेपर का पैटर्न। अगर मैं पेपर पैटर्न की बात करूं तो आपको पता है कॉन्ट्स, अगर मैं एपीवेट इंदौर की बात करूं, 2 सेक्शन में आता है। सबसे पहली सबको आती है वो है शॉर्ट आंसर, जिसके 15 क्वेश्चन होते हैं, और एमसीक्यू आते हैं 30 एमसीक्यूज, जो कि
टोटल मिला के 45 होते हैं। और इसके लिए टाइम होता है 40 मिनट्स, जो कि है शॉर्ट आंसर्स, और जो एमसीक्यू होते हैं उनके लिए 40 मिनट्स होता है। एंड इसके लिए टाइमिंग जो आपके सामने यहाँ पे दिया है वो आपके मैंने दिखाया। उसके अलावा क्या है, देखो अगर आप गलत करते हो शॉर्ट आंसर में तो कोई आपका मार्क नहीं कटेगा, ये बात याद रखो। अगर आप शॉर्ट आंसर्स में अगर आप गलत क्वेश्चन वहां पे लिख कर आते हो तो आपको वहां पर उसके 0 नंबर होंगे, यानी कि कोई भी माइनस नहीं होगा। बट वहीं अगर मैं बात करूं यहां पर एमसीक्यू पैटर्न, जो कि कॉन्ट्स के 30 क्वेश्चन होते हैं और जो वर्बल के 40 क्वेश्चन होते हैं, वहां पर आपके एक माइनस मार्क होता है। तो टोटल यहां पर 360 नंबर का पेपर होगा और 120 मिनट के पास यहां पर होंगे, मतलब 2 घंटे मोटा मोटा। उसके अलावा अगर मैं आईपीमैट पेपर पैटर्न जो रोहतक का है उसके बारे में बात करूं तो यहां पर आपको टोटल 3 सेक्शंस देखने को मिलते हैं। लॉजिकल रीजनिंग यहां पर एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है और यहां पर हर एक सेक्शन के टोटल 40 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, यानी कि इसका टाइमिंग भी कितना दिया है, 40 मिनट्स का दिया है। तो यहां पर क्या है, अगर आप सही करते हो तो 4 नंबर मिलेंगे, अगर गलत करोगे तो -1 होगा। तो ये आपका पेपर पैटर्न है यहां पर रोहतक का। नेक्स्ट, जिपमैट का मैंने आपके सामने एग्जांपल दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आपको यहां पर आपको याद होना चाहिए कौन सा पेपर के अंदर कितने क्वेश्चंस किस नंबर के लिए आ रहे करके। अब नेक्स्ट है वो है सिलेबस। अब मैंने एक चीज यहां पर क्या करिए पता है आपको, बहुत स्मार्टली तरीके से कॉन्ट का सिलेबस मैंने यहां पर दिया है। कॉन्ट्स में बेसिकली आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, देखो आपने अगर प्री रिक्विजिट अच्छे से करके आए हो तो यहां पर आपको ये पूरा का पूरा क्या लगेगा, आपको अच्छे से केक वॉक लगेगा। बहुत ही ईजी है क्योंकि आपने ऑलरेडी सब कुछ पढ़ चुके हो। देखो मेन क्या है, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, अर्थमेटिक एंड मॉडर्न मैथ, यही 5 चीज आपको मोटा मोटा पढ़ने हैं। सबसे पहले स्टार्ट कहां से करना है, सर मुझे स्टार्ट करना है अर्थमेटिक, उसके साथ आपको करना है नंबर सिस्टम और उसके अलावा आपको करना है अलजेब्रा। ये 3 चीजें सबसे पहले जो आपको पढ़नी चाहिए। और इसे कितना टाइम देना चाहिए सर, इसे आपको टाइम देना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग जो है आपको, अगर अक्टूबर से अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो अक्टूबर, उसके साथ नवंबर और उसके अलावा दिसंबर, ये 3 मंथ्स के अंदर अंदर आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर खत्म होना चाहिए। कौन सा देखो, नंबर सिस्टम, उसके बाद है आपका अलजेब्रा, नेक्स्ट है आपका अरिथमेटिक और उसमें साथ आप और जोड़ लो जो है ज्योमेट्री। ये 4 चीजें खत्म होनी चाहिए टिल द दिसंबर, ये बात याद रखिए। क्लियर है। यहां पर क्या क्या पढ़ना है वो भी मैंने यहां पर दिया है। नंबर सिस्टम के अंदर रिमाइंडर थ्योरम हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ द नंबर, फैक्टोरियल, डिविजिबिलिटी रूल, सारे के सारे, सक्सेसिव डिवीजन, मतलब मैंने ओवरऑल पूरा का पूरा जितना भी नंबर सिस्टम पढ़ना है उसके सब टॉपिक मैंने यहां पर आपके सामने जो है वो गिवन दिए हैं। आगे देखो अलजेब्रा के अंदर क्या है, इनइक्वालिटीज हो गए, लॉगरिथम हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गया, फंक्शंस हो गए, ग्राफ हो गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। उसके साथ ज्योमेट्री में क्या पढ़ना है, बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री, ट्रायंगल्स के पूरे प्रॉपर्टी सब कुछ, पॉलीगॉन्स हो गया, लाइंस हो गया, सर्कल हो गए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्वाड्रिलेटरल, मेंसुरेशन, हाइट एंड डिस्टेंस, ये सब कुछ जो है ज्योमेट्री का पार्ट है। इसे आपको अच्छे से रीड करना है, अच्छे से पढ़ना है। और मेन इंपॉर्टेंटली क्या है, अरिथमेटिक। अरिथमेटिक कहां से स्टार्ट करें, इसे करना चाहिए परसेंटेज से सबसे पहले, क्योंकि पूरे आपका अरिथमेटिक का जान कौन सा है, वो है परसेंटेजेस। तो ये सबसे पहला चैप्टर को पढ़ना चाहिए, उसके बाद आप ऑर्डर बना लो, उनको आप एक साथ करके यहां पर पढ़ सकते हैं। तो ये आपका सिलेबस है कंप्लीट, किसका, क्वांट का। ये सिलेबस आपको हेल्प करेगा आईपीमैट इंदौर, रोहतक और जिपमैट के तीनों एग्जामिनेशन के लिए। नेक्स्ट क्या है, देखो यहां पर नेक्स्ट है आपका सिलेबस जो कि वर्बल का है। तो वर्बल को भी मैंने यहां पे डिवाइड किया है अलग अलग पार्ट्स के अंदर। पहली चीज क्या है, वो है वोकैबुलरी। क्या आता है उसमें, सिनोनिम, एंटोनिम, स्पेलिंग के अलग क्वेश्चन पूछेंगे, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वर्ड का यूजेस, फॉरेन वर्ड्स कुछ आपको पूछे जाएंगे, ऑड वन आउट, और नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो अगर आपका वोकैबुलरी स्ट्रांग है तो यहां से आपके कम से कम 5 से 10 नंबर जो है कंफर्म हो जाएंगे केवल और केवल वोकैबुलरी को। अब सर वोकैबुलरी बहुत होते हैं, कैसे हमें याद करेंगे। देखो दोस्तों, एज अ ह्यूमन की अगर मैं बात करूं तो आपको टोटल यहां पर 10,000 वर्ड्स याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी रीडिंग अच्छी है तो अगर आप एक सेंटेंस पढ़ने के बाद उस वोकैबुलरी का आप मीनिंग बता सकते हो कि बेसिकली वोकैबुलरी कहना क्या चाहता है करके, वो वर्ड जो है वो किस प्रकार के लिए दिया है। एक सेंटेंस पढ़ने के बाद आपको मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा। ये केवल और केवल अच्छी रीडिंग हैबिट होने के बाद ही आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, ग्रामर। ग्रामर में बहुत सारी चीजें हैं, यहां पर नाउन है, प्रोनाउन है, प्रपोजिशंस है, उसके साथ ही कंजक्शन हो गया, टेंसेस हो गए, नेक्स्ट है फ्रेजल वर्ब, एडवर्ब, ये सब कुछ जो है आपको पढ़ना है ग्रामर, जिसमें एक्टिव वॉइस हो गया, पैसिव वॉइस हो गया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये मोटा मोटा ग्रामर का पार्ट है। नेक्स्ट है आपका वर्बल एबिलिटी, जिसके अंदर एरर के क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। अगर आपका ग्रामर के रूल्स अच्छे से याद है तो आपके एरर्स आराम से निकल जाएंगे। एक दो क्वेश्चन उसके ऊपर आता है, वो भी आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है आरसी। अगर आप आरसी सही से करते हो तो आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आरसी के ऊपर, जो कि होते हैं मोस्टली अजम्पशन बेस्ड, इन्फरेंस बेस्ड। आपने पूरा पैसेज अच्छे से रीड किया, अगर आपको पैसेज समझ में आता है
उसी के बाद आप बता पाओगे कि उस बेसिकली पैसेज के अंदर दिया क्या है करके। तो इसीलिए क्या करना है, अच्छी सी रीडिंग होनी चाहिए, और ये सिलेबस आपका वर्बल का है। नेक्स्ट है आपका लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग के लिए कोई बेसिक्स की जरूरत नहीं होती है, ये केवल एंड केवल आपका प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। इसीलिए क्या है, बेसिक्स में क्या क्या आएगा, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, अरेंजमेंट्स हो गए, ब्लड रिलेशन हो गया, इनपुट आउटपुट, बाइनरी लॉजिक। ये जब मैं आपको पढ़ाऊंगा अच्छे से आपको याद हो जाएगा, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। बट केवल इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लो, कौन सा सिलेबस कौन से पार्ट्स के अंदर आता है, तो ये आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, वो है पेपर के अंदर किस टॉपिक पे कितना वेटेज है। ये हमारे इस पूरे सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट समय होने वाला है। अब यहां ध्यान से सुनना, मैंने क्या किया है, जो आपका आईपी मैट इंदौर का सिलेबस है उसमें से मैंने क्वांट का अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है। तो देखो यहां पर क्या दिया है दोस्तों, सबसे मेन चीज आपके सामने गिवन है वो है शॉर्ट आंसर्स। कितने क्वेश्चंस होते हैं टोटल सर? होते हैं क्वेश्चंस 15। ये कहां से पूछे जाएंगे? सबसे पहली चीज देखो, यहां पर 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये मोटा मोटा आइडिया हो सकता है, एक दोनों ऊबर भी हो, बट यहीं से क्वेश्चंस आते हैं मोटा मोटा, ठीक है। अरिथमेटिक के अंदर देखो परसेंटेजेस, प्रॉफिट लॉस रेशियो, एवरेजेस। नेक्स्ट क्या है आगे आपको, अगेन 3 क्वेश्चंस कहां से आ सकते हैं। नेक्स्ट है वो है आपका अलजेब्रा, लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इनइक्वालिटी। उसके बाद क्या है देखो, और ये 3 क्वेश्चंस यहां से आएंगे, उसके बाद ज्योमेट्री के 3 क्वेश्चंस आएंगे। मतलब हमें कहना का मतलब ये है 15 में से आपके 3 क्वेश्चंस आएंगे अरिथमेटिक से, 3 आएंगे ज्योमेट्री से, 3 आपके आएंगे अलजेब्रा से, उसके बाद 3 आपके आ सकते हैं जो कि स्टैटिस्टिक्स के ऊपर, जो कि मीडियन मोड के ऊपर क्वेश्चन पूछ जाते हैं। अगर मैं यहां पर बात करूं एक अच्छा अटेम्प्ट क्या है 15 के अंदर, मेरे अकॉर्डिंग आपका अटेम्प्ट होना चाहिए 9 से लेकर 10 तक। अगर आपका अटेम्प्ट है, और ये कहां से आएगा, ये आएगा केवल ये 3 सब्जेक्ट पढ़ने के बाद। मतलब कौन सा अरिथमेटिक, ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा। मैंने स्टार्टिंग में कहा था यहां से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। अगर मैं शॉर्ट आंसर्स की बात करूं, वो भी क्वेश्चन यहीं से आते हैं मोटा मोटा, और अगर मैं एमसीक्यू की बात करता हूं, वो भी आपके यहीं से आएंगे। देखो एक डीआई कंफर्म आएगा जो कि आपको देगा 5 क्वेश्चन। याद रखो, एक डीआई कंफर्म आने वाला है, आपको देगा 5 नंबर। आगे देखो नंबर्स, फ्रैक्शंस, उसके ऊपर 1 से 2 क्वेश्चंस एंड नंबर सिस्टम है। उसके साथ अरिथमेटिक में देखो यहां पर आप देखोगे 2 से 3 क्वेश्चंस और 1 से 2। अगर मैं इसको समराइज करूं, 5 क्वेश्चंस तो आपको दिखेंगे यहां पर आउट ऑफ 30, जो कि होंगे कहां से, अरिथमेटिक के ऊपर। नेक्स्ट है आपका देखो ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, यहां से क्वेश्चंस अच्छे खासे बनते हैं इस वाले पर्टिकुलर चैप्टर, इसके पार्ट के अंदर। उसके बाद लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनइक्वालिटी, इसके भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यानी कि मोटा मोटा मैं कहना चाहूंगा कि ज्योमेट्री का वेटेज, उसके साथ अलजेब्रा का वेटेज, उसके साथ अरिथमेटिक का वेटेज, आपके पूरे पेपर का मैं कहना चाहूंगा 70 to 75% होने वाला है। अगर इतना सिलेबस यहां से आता है तो आपकी प्रिपरेशन भी यहीं से स्टार्ट होनी चाहिए। तो ये आपके सामने कंप्लीट वेटेज है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कहां से कितने क्वेश्चंस आते करके मैंने यहां पर आपके सामने दिखाया आईपी मैट के इंदौर के क्वांट के पेपर के अंदर। अब बात करते हैं इसके वर्बल के लिए। वर्बल में कहां से क्वेश्चंस आते, देखो लास्ट ईयर यहां पर आपके आरसी क्वेश्चंस आए थे 18, मतलब आपको 3 आरसी पूछे गए थे 6-6 नंबर के। यानी कि आपको 3 आरसी कंफर्म आने वाला है। यहां पर मैंने 12 लिखा है, बट मोटा मोटा 1-2 नंबर ऊपर नीचे होता है। ये एक ओवरऑल आइडिया है, ये क्या है, एवरेज है, पिछले 5 साल का मैंने डेटा लिया है और उसी को मैंने आपके सामने यहां पर रखा है। अब देखो अगर आपकी रीडिंग अच्छी है, तो रीडिंग के बेसिस पे कितने सवाल कर सकते हैं। सबसे पहली चीज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो 12 से 15 क्वेश्चन आपके आराम से हो जाएंगे, तो मैं लिख रहा हूं 12-15 क्वेश्चन आउट ऑफ 45। नेक्स्ट है आगे देखो पैरा कंप्लीशन, ये भी केवल और केवल आपके रीडिंग पे डिपेंड है, मतलब 5 क्वेश्चन यहां से कंफर्म आएंगे। उसके साथ आगे क्या देखो, यहाँ पे पैरा जंबल, जो कि टीटा टाइप होते हैं, मतलब टाइप इन द आंसर, मतलब आपको वहां पे टाइप करना है उसका ये क्या है करके। ये 5 क्वेश्चन कितने हो गए, देखो यहाँ पे 15 ये हो गए, ये 10 हो गए, मतलब 25 क्वेश्चन केवल और केवल आपको रीडिंग के ऊपर डिपेंड होने वाला है। नेक्स्ट क्या है, फिलर्स, इसके लिए आपको वोकैब अच्छी होनी जरूरी है, बट फिर भी 5 में से 2 से 3 सवाल आपके सही होंगे अगर आपकी रीडिंग अच्छी है तो। यानी कि ओवरऑल उस सेंटेंस को रीड करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा उस पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग क्या है करके। तो ये वेटेज है 25 से लेकर 30 क्वेश्चन आपके बनेंगे, कहां से, केवल और केवल रीडिंग अच्छी होने से। तो ये इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। अगर मैं समराइज करूं ओवरऑल जो आपका ये पेपर था आईपी मैट, खास करके मैं अगर बात करूं इंदौर का लेकर, इसको समराइज करते हैं। देखो क्या करना है, सबसे पहले अगर आपको वर्बल में जीतना है तो पहले आपको याद रखना है क्या, वो है रीडिंग। मैं हर एक एग्जाम को लेकर यहां पर जो है डेटा बना रहा हूं, रीडिंग के ऊपर क्या करना है, आपको फोकस करना है, यानी कि डेली का 30 मिनट्स का रीडिंग। और इसके साथ हमें क्या करना है सर, इसके साथ हमें मेन चीज करनी है वो है डेली के आपको 2 आरसी सॉल्व करने हैं। क्या करना है, डेली के 2 आपको आरसी सॉल्व करने हैं। एक होना चाहिए इजी लेवल और एक होना चाहिए मॉडरेट टू डिफिकल्टी,
केवल रीडिंग से इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो भी समझना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए डेली आपको ये चीज करनी है। अगर आप ये करते रहोगे तो आने वाले समय के अंदर आप आराम से 25 क्वेश्चन बनाओगे आउट ऑफ 45, जो की बात कर रहा हूं मैं वर्बल एबिलिटी की। नेक्स्ट, क्वांट में क्या करना है? क्वांट के अंदर अगर मैं बात करूं तो क्वांट में मोटा मोटा सबसे पहला आपको फोकस करना है वो है आपके प्री रिक्विजिट, मतलब 9th और 10th का क्लास का अच्छे से कर लो। यहाँ जो भी बेसिक्स है उसको सही से प्रिपेयर कर लो। उसके बाद आपको फोकस करना है कौन सा चैप्टर? सबसे पहले अर्थमेटिक। अर्थमेटिक के अंदर कहां स्टार्ट करेंगे सर? परसेंटेजेस। उसके बाद अलजेब्रा, और नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका ज्योमेट्री। यानी कि ये सब कुछ करने के बाद आपका 70 से लेके 75% का पेपर जो है कवर हो जाएगा केवल इन 3 सब सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद। क्या बात सबको समझ में आई? ये था इंदौर के लिए पैटर्न। ठीक है, अब बात करते हैं रोहतक को लेकर। रोहतक के अंदर अगर मैं बात करूं तो आपको यहां पर देखोगे दोस्तों वेटेज किसका कितना है करके। देखो, परसेंटेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, SICI, रेशो, मिक्सचर, एलिगेशन, टाइम पर डिस्टेंस एंड उसके बाद है आपका टाइम एंड वर्क। आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस कहां से पूछा जाता है? देखो, 8 से 10 क्वेश्चंस केवल 3-4 चैप्टर पढ़ने के बाद है, 5 से 6 क्वेश्चन। अभी इसमें एक बात बताऊं, देखो बहुत सारे बच्चे केवल और केवल इंदौर के चक्कर में लॉजिकल रीजनिंग को नहीं पढ़ते हैं। देखो दोस्तों, रोहतक भी काफी अच्छा एक एग्जाम है, इसके साथ आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलता भी है। अगर मैं कॉलेज की बात करूं, यहां पर आपको एग्जाम्पल दिया था मैंने, IP मैट जो कि आपका रोहतक होता है, उसे देने के बाद कहां आपको एडमिशन मिलेगा? आपको एडमिशन मिलेगा सबसे मेन चीज रोहतक, जो कि केवल रोहतक का ये अपना खुद का है। इसका क्या है पैकेज? देखो, इसका पैकेज है एवरेज 18 लाख, जो कि आज के 5 साल के बाद एक कम से कम 25 से लेकर 28 के आसपास पहुंच जाएगा। तो ये क्या है? बहुत सारे बच्चे इन एग्जाम के कारण इसको फोकस नहीं करते हैं। इस चीज का आप क्या ले सकते हो? एज ले सकते हो। बच्चों का लॉजिकल रीजनिंग अच्छा नहीं है, इसीलिए क्या है वो यहाँ पे फोकस नहीं करते। उनको फोकस होता है कि मुझे इंदौर जाना है, ये सबसे बेस्ट कॉलेज है बेस्ट कॉलेज, बट रोहतक भी कम नहीं है। तो इस चीज का एडवांटेज आपको उठाना जरूरी है। अब आगे देखो क्या है। अपन चलते हैं अपने IP मैट रोहतक के जो हमारा डिस्कशन चल रहा था यहां पर। देखो इधर क्या है, केवल अर्थमेटिक करने के बाद आपको 8 क्वेश्चंस यहां से 5 लेते हैं ये और ये 5, मतलब मैं कहना चाहूंगा 18 से लेके 20 क्वेश्चंस, यानी कि 50% जो आपका वेटेज है वो केवल अर्थमेटिक के सेक्शन के ऊपर मैंने यहां पे रखा है, क्योंकि यही होता है पूरा ओवरऑल। ये चीजों पे आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है दोस्तों। अर्थमेटिक बहुत इंपॉर्टेंट है रोहतक के पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग। आगे देखो, नेक्स्ट है आपका प्रोग्रेशंस हो गया, उसके साथ अलजेब्रा हो गया, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। ज्योमेट्री की 3 से 4 क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद सेट थ्योरी, PNC एंड प्रोबेबिलिटी 7 to 8 क्वेश्चंस। उसके बाद है फंक्शंस, मॉड्यूलस, ग्राफ एंड नेक्स्ट है नंबर्स, 3 से 4 क्वेश्चंस। यानी कि मेन क्या है हमारा स्टार्टिंग यहां पर अर्थमेटिक होना चाहिए। आगे अगर बात करूं वर्बल एबिलिटी की, तो देखो 40 में से आपके 10 से 11 क्वेश्चंस आएंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से। उसके बाद वोकैबुलरी, फिल इन द ब्लैंक्स, एंटोनिम, सिनोनिम, इसके ऊपर 12 से 14 क्वेश्चंस। हाँ, एक चीज यहां पर क्या है, देखो रोहतक फोकस करता है इन चैप्टर्स के ऊपर, जो कि वोकैबुलरी। आपकी वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग होनी जरूरी है। अगेन, अगर आप रीडिंग अच्छे से रखोगे तो RC आपके सॉल्व होंगे और नेक्स्ट वोकैबुलरी आपके सॉल्व होने चाहिए। मतलब 20 से लेके 22 क्वेश्चंस आपके बनेंगे केवल और केवल कहां से? रीडिंग अच्छे करने के बाद। तो ये था पूरे पेपर का पैटर्न जो कि रोहतक का है। आगे अब बात करते हैं कि सर हमें बताओ लॉजिकल रीजनिंग को कैसे यहां पर उड़ाना है रोहतक को लेकर। बहुत सारे बच्चों के डाउट्स होते हैं। एक डेली मैं क्लास ले रहा हूं 5 बजे, जो कि आपका पजल वहां से स्ट्रांग हो जाएगा। मैं बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करवा रहा हूं वहां पे। जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हमें लीनियर ही पढ़ना है, उसके साथ सर्कुलर भी पढ़ना है। अभी केवल आपका क्या होना चाहिए, आपका एक दिमाग को थोड़ा सा पुश मिलना बहुत जरूरी है। आपका वैरायटी ऑफ पजल सॉल्व करने के बाद आपका दिमाग थोड़ा खुल जाता है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, वहां पे फ्लोर बेस भी मैंने लगा दिए हैं। जितने भी टाइप बनते हैं सारे टाइप वहां पे डिस्कस कर रहे हैं। बट आगे जाके मैं सिर्फ और सिर्फ रखूंगा कहां पर? कौन से चैप्टर? जो कि आते हैं लीनियर एंड सर्कल के ऊपर, तो डिस्कस करेंगे। बट ये 5 बजे क्लास आप जरूरी देखना डेली जाके, ताकि आपका अच्छे से इंप्रूवमेंट हो जाएगा। अगर मैं बात करूं रोहतक के लॉजिकल रीजनिंग के बारे में, ब्लड रिलेशन क्वेश्चंस आते हैं 2 से 3, कोडिंग डिकोडिंग के आते हैं 4 से 5, उसके साथ डायरेक्शन के ऊपर आते हैं 4 से 5 क्वेश्चंस। यहां पर एक चीज क्या है पता है, सबसे बेस्ट पार्ट क्या है लॉजिकल रीजनिंग पढ़ने का। अब देखो, अगर आपने यहां पर पढ़ लिया डायरेक्शन डिस्टेंस, ये क्या होता है डायरेक्शन डिस्टेंस? सिंपल चैप्टर है, इसको पढ़ने के लिए बहुत से मेरे अकॉर्डिंग 2 दिन मोर देन सफिशिएंट है। आपके अगर मैं IQ की बात करूं तो 2 डेज के अंदर अंदर ये चैप्टर आपको कितना देगा? 5 नंबर देगा आपके फाइनल एग्जाम के अंदर। तो ये एक ऐसा सेक्शन है नंबर, अगर मैं बात करूं खास करके लॉजिकल रीजनिंग की, यहां पर 1 दिन में या 2 दिन में आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। अगर मैं अरेंजमेंट को छोड़ दूं, बाकी जितना भी सारे चैप्टर है वो बहुत हो गया 2 से 3 दिन, मैक्सिमम 5 दिन से ऊपर नहीं लगना चाहिए। तो अगर आप इसको टारगेट करते हो तो विद इन 40 to 45 डेज आपका
इसका ऑलमोस्ट जो है 70 से 75% जो है सिलेबस खत्म हो जाएगा लॉजिकल रीजनिंग का, क्योंकि सिलेबस यहां आपके सामने दिया है, इसका वेटेज मैंने यहां पर दिया है। आप डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हो मॉक्स देना। मतलब क्या है, रोहतक के जो बच्चा टारगेट कर रहा है उसका मोटिवेशन आप हो जाएगा जो उसके नंबर्स दिखने स्टार्ट होंगे मॉक के अंदर। ये सबसे बेस्ट पार्ट है। ठीक है, आगे देखो दोस्तों क्या है। अब मेन बात करते हैं कि सर हमें कैसे पढ़ना चाहिए 7 to 8 मंथ्स। ये वीडियो काफी लंबा था, मैंने हर चीज यहाँ पे एक्सप्लेन करी है। देखो यहाँ पर क्या चीज है, आपका सबसे मेन चीज स्टडी का हैबिट कैसा होना चाहिए और सेटअप कैसा होना चाहिए। देखो दोस्तों, आपको यहां से 7 to 8 मंथ्स पढ़ाई करनी है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं पता है, ऐसा फोन लेके बैठे हैं, कोई बुक लेके सोफा पे लेटा है। दोस्तों ये पढ़ाई नहीं है। आप जिस चीज को पढ़ रहे हो वो आगे जाके आपको एक लाइफ देने वाला है, उसको आपको पूजा करना बहुत जरूरी है। इसका मतलब क्या होता है पूजा करना, यानी कि रिस्पेक्ट के साथ उसको अपनाना बहुत जरूरी है, रिस्पेक्ट के साथ उसको पढ़ना भी बहुत जरूरी है। आप कहीं पर बुक्स पढ़ी है, मन कर रहा है ये पढ़ लो, मन कर रहा है वो पढ़ लो, ये नहीं चलेगा। तो सबसे पहली चीज क्या करो, आपके घर के अंदर कहीं पर भी छोटा कमरा ले लो, वहां पर एक अपना टेबल रखो, अच्छे से चेयर लगाओ, वहां पर डेली साफ सफाई रखो ताकि आपके रूम के अंदर पॉजिटिविटी हो। जिस भी भगवान को आप वहां पर पूजा करते हो उस भगवान की फोटो लगाओ। जैसे कि अगर कोई हिंदू है तो आप श्री राम की फोटो लगाओ। जिस भी कास्ट के आप हो, जिस भगवान को आप मानते हो उसका फोटो वहां होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो होती है आपकी श्रद्धा, वो होती है आपकी भक्ति। यानी कि आपके रूम के अंदर पॉजिटिविटी होना बहुत जरूरी है। कैसे भी स्मेल कर रहा है, कोई कपड़े यहाँ पर पड़े, दोस्तों वहां से पढ़ाई नहीं होती है, वैसे आपका कल्चर बिल्ट नहीं होता है, वैसे आप पढ़ाई कर नहीं पाओगे। तो इसीलिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है, आपका सेटअप यानी कि प्रिपरेशन का जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जरूरी है। अब ये मत सोचना कि सर मैं खर्च कर रहा हूं, अपने पेरेंट्स को बोलूंगा सर ने कहा है मुझे कि आपको यहां पर रूम को क्रिएट करना है। नहीं दोस्तों, नॉर्मली अगर साफ सफाई है तो मोर देन सफिशिएंट है। क्लियर है? ठीक है। अब देखो क्या करना है, आपको सबसे पहले बहुत ही स्मॉल से स्टार्ट करना है, यानी कि आपको डेली 2 से 3 घंटा देना है। अगर आपको बहुत ही स्कूल का बर्डन है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे स्कूल्स को पढ़ाई करते हैं, 2 घंटे भी मोर देन सफिशिएंट है स्टार्ट के डेज में। यानी कि अगर आप 2 घंटे लेके चल रहे हो एक दिन का, उसका भी कैसा करना चाहिए, देखो यहाँ पर 2 घंटे में डिवाइड करो कॉन्ट का, क्योंकि कॉन्ट का सिलेबस बहुत है। 1 घंटा आपको देना है केवल कॉन्ट के लिए। 30 मिनट्स का आपका रीडिंग होना चाहिए इंग्लिश के अंदर, 30 मिनट्स आपका होना चाहिए प्रैक्टिस। यहां पर देखो मैंने क्या बोला है, 30 मिनट्स का आपका इंग्लिश का रीडिंग होना चाहिए, और यहां पर 30 मिनट्स आपको देने रीडिंग को, और आपको देने 30 मिनट्स जो कि प्रैक्टिस के ऊपर। लॉजिकल रीजनिंग अलग से टाइम देने की जरूरत नहीं है। अगर आपने एक दिन वीकेंड के अंदर बैठ के 2 चैप्टर खत्म कर दिए तो उसके ऊपर केवल क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। तो मोटा मोटा आपको जो टाइम रहेगा पढ़ाई का वो हो जाएगा कॉन्ट्स को लेकर, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है, बहुत कुछ आपको पढ़ाई करनी है। तो इसीलिए आपका जो सिलेबस है वो इसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी चाहिए। तो ये आपका मोटा मोटा टाइमिंग है। उसके साथ सबसे मेन चीज, आपको वीकली का गोल अचीव करना बहुत जरूरी है। आपको हर एक वीक में टारगेट रखना है कि मुझे 2 नए चैप्टर्स पढ़ने हैं, 2 नए कुछ चीजें सीखने हैं करके। ये आपका गोल होना चाहिए अल्टीमेट, यानी कि पूरे मंथ के अंदर आप एटलीस्ट 8 से 10 चैप्टर पढ़ने चाहिए हर एक सब्जेक्ट को लेकर। उससे क्या है, आपका फाउंडेशन बिल्ट होगा, उसके साथ ही सिलेबस भी जल्दी खत्म हो जाएगा। यानी कि ऐसा ना हो जाए कि आप मार्च आ गए तब तक सिलेबस खत्म नहीं हुआ, तो एग्जाम क्रैक नहीं कर पाओगे। आगे जाके जब फेस्टिवल जैसे अभी दिवाली आ रही है, थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड कर लो, थोड़ा बहुत एंजॉय कर लो, बट मैक्सिमम आप यूटिलाइज करो आपके गोल के प्रति, यानी कि आपका थॉट बहुत क्लियर था पहले से लेकर। क्लियर है? उसके साथ ही आपको हर एक दिन पे क्या, एक वीक में क्या करना है, 2 चैप्टर्स नए पढ़ने हैं, और जो आपने ऑलरेडी पढ़ा था उसको क्या क्या करना है, केवल यहाँ पे रिवीजन करना है अच्छे से। क्लियर है? ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या है। आपके पास कौन से टूल्स होने चाहिए इस पढ़ाई को लेकर पढ़ने के लिए। सबसे पहली चीज, आपके पास बुक्स होनी चाहिए 9th और 10th। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं पता है, इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं, ऑलरेडी अवेलेबल होता है पीडीएफ। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है पीडीएफ, बट आपका पीडीएफ अगर आपके फोन में है एंड अगर आप बीच बीच में व्हाट्सअप खोल रहे हो, इंस्टाग्राम खोल रहे हो, कहीं बीच में स्नैपचैट खोल रहे हो, मैं पढ़ाई करो किसी को भेजना है मुझे स्नैप करके, ये चीज़ें मत करो। अगर आपके पास इतने अमाउंट है तो आप इन्वेस्ट करो अच्छे बुक्स के अंदर, आप उन्हें खरीद लो, आपके सामने होने चाहिए, जो भी नोट्स होते हैं वहीं पर लिख लो। क्लियर है पॉइंट? उसके साथ नेक्स्ट है, एक बहुत फेमस बुक है वर्ड पावर मेड इजी, अगर आपके पास अवेलेबल है इसे परचेज जरूर करना, क्योंकि यहाँ सबकी वोकैबुलरी जो है वो स्ट्रांग हो जाएगी। मोटा मोटा 5 से लेके 1000 वर्ड आपके जो है यहां से बन जाएंगे अगर आप सही से पढ़ते हो तो। क्लियर है? आगे देखो क्या दिया है, रेन एंड मार्टिन, जो मैंने स्टार्ट में कहा था ग्रामर कहां से पढ़ना है, बहुत फेमस बुक है, आप यहां से ग्रामर पढ़ सकते हो आपके प्रिपरेशन के लिए। आगे क्या दिया, एक अच्छी नोटबुक मेंटेन करके रखो, एक मैथ्स के लिए और एक वोकैबुलरी के लिए। जो भी आपको वोकैबुलरी समझ में नहीं आती उसको लिख लो। अगर आपको बहुत ही वीक हो आपकी इंग्लिश के अंदर तो सबसे बेस्ट क्या करना है पता है, मैंने आपके सामने एक वोकैबुलरी का कोई भी एक वर्ड लिखा, ठीक है,
उस वर्ड्स को लेकर आपको सेंटेंस बनाना है। इससे क्या होता है, आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी हो जाएगा एंड आगे जाके आपको जब रीडिंग के साथ साथ जब का हैबिट है बात करने का वो भी इंप्रूव हो जाएगा। तो ये जरूर करना, एक वोकैबुलरी को लेकर जरूर एक सेंटेंस लिखने की कोशिश करना, जिससे आपका ओवरऑल जो है वो ग्रामर के रूल्स भी याद हो जाएंगे, ग्रामेटिकल मिस्टेक भी नहीं होंगे एंड आपका ओवरऑल इंप्रूवमेंट भी वहां पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, आप एक टाइमर रख लो आपके पास, जो होता है मोस्टली आपने पढ़ाई करने टाइमर लगा दिया, मैं 2 घंटे पढ़ाई कर लिया, तो एक जरूरी है स्टॉप वॉच जैसे होता है छोटा सा, वो रख सकते हो। उसके अलावा आप जो भी मॉक टेस्ट दे रहे हो या जो भी आप सिलेबस खत्म कर रहे हो उसका एक ट्रैकर होना बहुत जरूरी है। उसके लिए आपको फॉलो करना चाहिए एक्सेल और गूगल शीट, क्योंकि इसके ऊपर आप अच्छे से मेंटेन कर सकते हो। आप अलग अलग वहां स्लाइड बनाओ कि मुझे आज क्वांट के अंदर ये पढ़ना था, ये मेरा टारगेट था, मेरा खत्म हो चुका है। उसके बाद मुझे ये वीडियो देखनी है, वहां उसका लिंक लगा लो। कहीं आप बीच में पढ़ाई कर रहे हो तो होता क्या है ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, आप कुछ देख रहे हो यूट्यूब पे, कहीं ना कहीं बीच में ऐसी चीज आती है जहां से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, वो चीज नहीं करनी। अगर आपको देखना है ना, उसका केवल केवल क्या करना है, उस लिंक को कॉपी करके आपके फोन में रखना है, बाद में उसको देखना है, ताकि जो आप पढ़ रहे थे पहले से लेकर एंड तक उसे आप अच्छे से रिटेन करना भी बहुत जरूरी है। इसीलिए ऐसा गलतियां मत करो दोस्तों। तो ये था मोटा मोटा आपका प्रिपरेशन की जर्नी। स्टार्ट करो अच्छे से, मोटा मोटा 3 मंथ तक सिलेबस खत्म होना चाहिए दिसंबर पे। उसके बाद जनवरी फरवरी आपको देना है अच्छे से प्रैक्टिस मॉक्स के ऊपर एंड उसके बाद मार्च और अप्रैल के मंथ के अंदर आपको एटलीस्ट वीक के अंदर 3 से 4 मॉक लगाने हैं। तो मॉक कब और कैसे लगाना चाहिए उसके लिए मैं अलग से वीडियो लेकर आता हूं, उसके आपको कमेंट करना बहुत जरूरी है कि सर मॉक्स कब देना चाहिए करके, वो मैं आपको जाके एक वीडियो जरूर लेकर आऊंगा आने वाले समय में। तो ये था मेरी तरफ से, इसको अच्छे से सही से 2-3 बार सुन लो, जब जब को मन में लगे कि मुझे प्रिपरेशन छोड़नी है, मुझे समझ भी नहीं आ रहा, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम आने वाला है। तो इसको जरूर देखना 2-3 बार, आपको समझ में आ जाएगा कब क्या पढ़ना है। हर चीज को अच्छे से नोट डाउन करके रखो, अच्छे से नोट्स बनाओ कि सर ये चीजें हमने बताई थी आपने और इसको मैंने अच्छे से फॉलो किया है करके, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए दोस्तों, जो भी समझ में नहीं आता है पूछते रहना, हमारी टीम आपको जरूर हेल्प करेगी। और नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर आपकी इस वीडियो का रिव्यू देना कि आपको क्या सच में समझ में आया है करके, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।